हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो ठीक है, हम वापस से आ चुके हैं आपके इसी चैनल पर जिसका नाम है PI राहुल। और आप वापस से मेरा चेहरा यहीं पर, मेरा मुखड़ा वापस से देख रहे हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रांड न्यू टॉपिक, ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 12 मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ एटम एंड एक्सरे। बच्चों चैप्टर तो एटम है, लेकिन हम इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे, दैट इज़ एक्सरे। ठीक है, तो एटम एंड एक्सरे का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके हो, सॉरी फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हो, दैट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का अपन सेकंड लेक्चर यानी कि एटम एंड एक्सरे लेकर आए हैं। इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो एटम एंड न्यूक्लियस कई चैनल पर, कई क्लासेस, कई टीचर आपको एक साथ भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक सेपरेट पोर्शन लेकर आए हैं। पहले हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ा, फिर मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट पोर्शन है एटम एंड एक्सरे, देन हम जाएंगे न्यूक्लियस पर, देन हम वी गो फॉर न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, एंड देन वी गो फॉर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 चैप्टर और पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, और लास्ट में मैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बाकी के आपके 3 चैप्टर और बचते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, जो भी हम ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उसकी कंपटीशन के हिसाब से भी मैंने इम्पल्स सीरीज उसकी बना दी है, JEE एंड नीट वाली, तो वो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। आज हम सिर्फ बात करेंगे एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में। पहले किसने मॉडल दिया, कौन सा मॉडल दिया, उसकी क्या कमियाँ रही, फिर उसके बाद उसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा मॉडल आया, इस तरीके से। फिर रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल, 2 इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ रदरफोर्ड, उसकी अल्फा स्कैटरिंग और रदरफोर्ड का एटम मॉडल, एंड देन वी गो फॉर अपना कौन सा प्यारा सा एक बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग के साथ में। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अलग अलग टाइम पे बच्चों अलग अलग साइंटिस्ट आए। ठीक है, उनमें सभी ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एटम का स्ट्रक्चर बताया। डेल्टन आए सबसे पहले, उन्होंने कुछ अलग स्ट्रक्चर बताया। फिर थॉमसन आए, थॉमसन ने जे थॉमसन, उन्होंने एक अलग एटम का स्ट्रक्चर दिया। फिर आपके रदरफोर्ड आए, देन आप नील्स बोर पढ़ने वाले हो। तो ये सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए एटम के लिए। ठीक है, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से एटमिक स्ट्रक्चर बताया, है ना। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबने अलग अलग बताया। थॉमसन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं, फर्स्ट सबसे पहले एटम के बारे में जो स्ट्रक्चर दिया, एटम के बारे में जो स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी वजह से हम एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जान पाए, वो थैंक्स टू थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या किया बच्चों, एक बार थॉमसन भाई साहब क्या कर रहे थे, तरबूज खा रहे थे, वाटरमेलन। क्या खा रहे थे, तरबूज खा रहे थे, वाटरमेलन खा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, तरबूज खाते खाते उन्होंने देखा, कुछ आइडिया आया। उनके क्या देखा कि तरबूज में पूरा तरबूज है, और तरबूज के अंदर कुछ कुछ स्थानों पर, कुछ कुछ पोजीशंस पर काले काले उनमें से बीज, जो सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, वो उसमें बिखरे हुए हैं, है ना। कभी आप लोगों ने तरबूज खाया, सर हम तो तरबूज खाते ही नहीं हैं। अब यार वो मेरी थोड़ी गलतफहमी, मैं ला के दे दूँ आपको। ठीक है, तो उन्होंने तरबूज खाए, तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से तरबूज के अंदर कुछ बीज, सम अमाउंट ऑफ बीज, सीड्स, वो बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने इसी बात को लेकर एटम का स्ट्रक्चर दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि एटम बिल्कुल एक होलो स्फेयर है। एटम क्या है, एक स्फेयर है, और उस स्फेयर के अंदर छोटे 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 पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उस पूरे एटम का जो मास है वो किसके ऊपर है, सारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके अंदर, एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बिखरे हुए हैं। तो वहाँ से उनका मॉडल ज़्यादा टाइम चला नहीं, लेकिन वहाँ से हमें एक बात का आइडिया आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी कि सभी ने ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को फिर बाद में प्रोटॉन बोला गया, और नेगेटिव चार्ज को मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला था। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो ये बात वहाँ से पता चली। ये बात पता चली तो ये बात सुन रहे थे रदरफोर्ड। कौन सुन रहे थे, रदरफोर्ड।
तो रदरफोर्ड सुन रहे थे ये, ठीक है। रदरफोर्ड ने फिर क्या कहा, एटम मॉडल देने के बारे में उन्होंने सोचा कि यार जब इतने बड़े साइंटिस्ट दे रहे हैं मॉडल तो मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने, पहले उनके 2 साइंटिस्ट थे, है ना, वो जो पहले उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिए। पहले उस टाइम पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की खोज हो चुकी थी, एटम वगैरह के बारे में आप जानते नहीं थे। तो एटम का स्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब जनरली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग। वो करवाना क्या चाहते थे, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग, और इसके वजह से उन्होंने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, बेसिकली हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करवाई थी, लेकिन उनकी ये स्कैटरिंग उन्होंने एडवाइस किया था और स्कैटरिंग कराई थी जीजर एंड मार्सडेन। ये उनके अजीब से नाम होते हैं। ये 2 साइंटिस्ट थे बच्चों, ये 2 साइंटिस्ट थे, जीजर और मार्सडेन। इन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, किसके कहने पे, रदरफोर्ड के कहने पर, ठीक है। ये दोनों कहते हैं रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई। इन्होंने क्या देखा, पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और इसके ऊपर और नीचे, पार्टिकल के सोर्स के ऊपर और नीचे क्या लगा दी, एलईडी की लेड की लेड की ब्रिक्स लगा दी, ईंटें लगा दी। उससे क्या हुआ सर, उससे क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो सारे सभी दिशाओं में जो बिखर रहा था ना अल्फा पार्टिकल, अब ये बिखरेगा नहीं और सीधा एक बीम की तरह जाएगा, श्यों कपच बीम की तरह निकल गया। सामने उन्होंने क्या रखा, गोल्ड की फॉइल रखी। अलग अलग मटेरियल लिया था, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ मिला गोल्ड के लिए। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड की पतली सी फॉइल रखी, जैसा होता है ना आपके गर्म वगैरह फूड को गर्म रखने के लिए आप वो सिल्वर की फॉइल यूज़ करते थे। उसी तरीके से ये अमीर आदमी था, तो इन्होंने क्या यूज़ किया, गोल्ड की फॉइल यूज़ करी। उन पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल गिराए, ठीक है। गिरने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन रख दी इस तरफ। आगे उन्होंने क्या रखा, एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन रख दी। अच्छा बच्चों, ये स्क्रीन जो ये बिल्कुल गोल्ड सर्कुलर है, इस तरीके से सर्कुलर। भाई अल्फा बीम तो सब तरफ गिरेगी ना, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, कुछ वापस भी आएंगे, इधर भी जाएंगे, तो ये बीम तो सब तरफ गिरेगी, इसलिए ये पूरी सर्कुलर है। पर मैं बोर्ड पर इतनी ही बना पाया, ठीक है, ये इस तरह से है ना। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे बीम पे गिराया, अल्फा पार्टिकल की बीम गिराई। बीम गिराने के बाद इन्होंने क्या देखा कि मोस्टली मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल लिए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो क्या हुआ बच्चों, सीधे निकल लिए, पतली गली से खटा श्यूं निकल लिए। मतलब यहाँ से सीधे निकल लिए और कहाँ मिले मुझे, इस स्क्रीन पे मिल गए। लेकिन कुछ पार्टिकल ने नखरे की, कुछ पार्टिकल ने क्या किया, सीधे ना जाके स्कैटर हो गए, मतलब अपने रास्ते से भटक गए। अल्फा पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ से इसे कहाँ जाना था, सीधा जाना था, लेकिन ये सीधा ना जाके थोड़ा सा घूम लिया, इधर आ गया, यानी कि इस एंगल थीटा से ये डेविएटेड हो गए। एंगल थीटा से क्या हो गए, डेविएटेड हो गए, फैल गए। जाना किधर था इनको, बिल्कुल स्ट्रेट, और जा किधर रहे हैं, तिरछा, एक एंगल के थ्रू बनाते हुए निकल रहे हैं। स्कैटरिंग होगी यहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर ले रखा है, जिससे मैं क्या डिटेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट, ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा हूँ। किसको डिटेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल को। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए, क्लियर है। तो कुछ तो सीधे निकल गए, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल तो क्या हो गए, सीधे निकल लिए, और कुछ पार्टिकल एक एंगल पे डेविएटेड हो गए। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन किया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो पतली गली से निकल लिए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ पार्टिकल, मतलब 8000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया, मतलब ये इधर पहुंचा ही नहीं, अल्फा पार्टिकल इधर पहुंचा ही नहीं, यहाँ आया और वापस रिटर्न हो गया। 8000 अल्फा पार्टिकल गिराओ, लगभग 8 से 10,000 अल्फा पार्टिकल गिराओ, उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस से आपको रिटर्न मिल गया, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, यहाँ आया
गोल्ड की फॉइल से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ आया गोल्ड की फॉइल से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। ये था अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ये हमारे काम की चीज़ क्या है, ये वाला कि कितने पार्ट्स, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वो स्केटर हुए, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग हुई, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग हुई, वो हमें निकालना है। स्केटरिंग का मतलब यहाँ से सीधा जाना था लेकिन जा किधर रहा है, एक एंगल थीटा पे जा रहा है, एक एंगल थीटा पे जा रहा है। तो वो थीटा एंगल हमें निकालना है कि नंबर ऑफ स्केटरिंग पार्टिकल इस थीटा पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बात करेंगे। ओके बच्चों, तो एक बात और बच्चों उन्होंने देखी, वो बात है नंबर ऑफ स्केटरिंग अल्फा पार्टिकल, कि कितने अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग कर रहे हैं, वो चीज़, ठीक है। तो बात करें, अगर बच्चों मैं बात करूं नंबर ऑफ स्केटर अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल, ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो थीटा पे डिपेंड करेगा, किस पे, इस थीटा पे। कैसे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। कैसे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय 2 की होल पावर 4। ये अब ये कैसे आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन किया उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, थीटा के साथ में कुछ रिलेशन कैसे देखा गया, उन्होंने देखा कि जब थीटा था तो क्या हुआ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़े। जब कुछ एंगल पे थीटा था, कुछ एंगल था, इधर थीटा बना लेते हैं, इधर नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने जीरो किया कोई अल्फा पार्टिकल नहीं, जैसे मैंने थीटा किया नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया स्कैटर पार्टिकल क्या हुए, घटते गए। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब थीटा आपका 180 डिग्री हुआ, जब थीटा 180 डिग्री हुआ था तो लगभग कोई भी पार्टिकल नहीं जा रहा है। देखो थीटा इज इक्वल टू 180 पर क्या हुआ, सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसके बीच में एंगल किस आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ, ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर 5, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एक चीज़ और पे डिपेंड करती है, वो क्या है, फॉइल की थिकनेस। फॉइल की थिकनेस, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग इज डिपेंड ऑन थिकनेस टी। किसकी थिकनेस, फॉइल की थिकनेस। जितनी कम इसकी थिकनेस होगी, जितनी कम इसकी थिकनेस होगी उतने ही ज़्यादा, जैसे ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल बढ़ते जाएंगे। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। t यहाँ पे टाइम नहीं है, t यहाँ पे थिकनेस है, किसकी, इस फॉइल की थिकनेस, किसकी, इस फॉइल की थिकनेस है। तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल भी बढ़ती जाएगी। तो अगर इसे और दूसरी तरह से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n अपॉन t का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये दो रिजल्ट हो रहे, ये भी कॉपी कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिजल्ट था क्लोजेस्ट अप्रोच का। मीनिंग सुनो, इतने सारे आपने न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल गिराए, कितने सारे गिराए, बहुत सारे गिराए, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल कितने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आप गिरा रहे हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इस न्यूक्लियस को टच कर पाए। एक पार्टिकल ऐसा था जो इस न्यूक्लियस को टच कर पाए। देखो आप यहाँ वाला गिरा है, ये इधर निकल गया, ये गिरा है आपके, ये थीटा एंगल बनाते हुए निकल गया, ये 90 डिग्री पे निकल गया, ये कुछ सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पार्टिकल थे वो तो सीधे निकल लिए।
लेकिन 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो इस न्यूक्लियस को टच करने वाला था, टच करने वाला था। जैसे ही टच करने आया, देखा यहाँ पे तो न्यूक्लियस है, ये वापस पतली गली से रिफ्लेक्ट हो गया। याद है 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस से रिफ्लेक्ट हुआ, तो वो रिफ्लेक्ट होने वाला पार्टिकल ही ऐसा पार्टिकल था जो इस न्यूक्लियस को टच कर पाता, क्योंकि बाकी तो सारे कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं। बाकी तो कैसे निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं। न्यूक्लियस को क्रॉस करने वाला पार्टिकल कौन सा था, एक ही पार्टिकल था, और वो भी क्रॉस करने से पहले ही क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। वो भी क्रॉस करने से पहले क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस थी, जहाँ तक ये वाला, मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से वापस पहुँचते ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। यानी कि वो बस अप्रोच करने ही वाला था न्यूक्लियस को, लेकिन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन आ गया। वो अल्फा पार्टिकल क्या करने वाला था, उस न्यूक्लियस को अप्रोच ही करने वाला था। अप्रोच करे उससे पहले ही वापस से रिफ्लेक्शन हो गया, तो वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये डिस्टेंस भी कवर कर लेता तो शायद अप्रोच कर पाता। ठीक है, तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके कारण क्लोजेस्ट अप्रोच होने वाली थी। तो मिनिमम डिस्टेंस R0। अच्छा, R0 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहाँ से अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस को सिर्फ टच करने वाला था, बस अगर करते करते रह गया मतलब, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस। अल्फा पार्टिकल आया पूरी ताकत के साथ में, काइनेटिक एनर्जी लेके आया। अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ आते ही क्या हुआ, यहाँ आते ही गायब, सारी काइनेटिक एनर्जी गायब। अगर काइनेटिक एनर्जी होती तो आगे निकल जाता, यहाँ आया सारी काइनेटिक एनर्जी गायब, सीधा पोटेंशियल हो गया। हाँ, थक गया मैं, तो क्या हो गया, सीधा पोटेंशियल हो गया। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो वहाँ से v वेलोसिटी के साथ में भेजा आपने, तो अल्फा पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v, हाफ mv²। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से पोटेंशियल एनर्जी निकालना अच्छे से आता है। क्या होती है, k q1 q2, इस पर चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना, ट्वाइस ऑफ E। ठीक है, मान लो न्यूक्लियस पर ZE चार्ज है, अपॉन R कितनी, R0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, R0। सोल्व कर लो, R0 की वैल्यू निकालो। R0 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 4 K E इंटू E, ZE²। E इंटू ई क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा, अपॉन M इंटू V² नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो K की वैल्यू रख सकते हो 1/4πε0। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, वो रख दो। K की वैल्यू क्या होती है बेटो, 1/4πε0। याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। K की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो R0 बिकम 4 और 1/4πε0, 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा ZE² अपॉन πε0 mv²। ये है वो क्लोजेस्ट अप्रोच। इतनी डिस्टेंस और बच गई। अगर ये डिस्टेंस भी कवर हो जाती तो ये अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियस को क्रॉस करता हुआ निकल जाता, लेकिन न्यूक्लियस को क्रॉस कर ही नहीं पाया। तो जो 180 डिग्री पे जो पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ था ना, ये वही पार्टिकल था जो न्यूक्लियस को क्रॉस करने वाला था, लेकिन ये न्यूक्लियस को क्रॉस नहीं कर पाया। और कितनी डिस्टेंस से रह गया, इतनी डिस्टेंस से रह गया। ठीक है, तो कभी कभी छोटी छोटी दूरियां भी बहुत मायने रखती है बच्चों, ये वो है। ठीक है, इसे कॉपी करो। एक और लास्ट टर्म है, हो गया बच्चों ना, लास्ट है। लास्ट टर्म होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर that is impact पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होती है वो चीज़। अब सुनो बच्चों, मान लो इसको हटा रहे, हटाओ हटाओ, चल
मान लो कि ये मैक्सिमम है, अगर यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होगा इसका। अरे भाई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ गया मान लो, दोबारा से समझते हैं, सुनना। छी सर, बहुत कचरा हो गया सर, कचरा सेट हो गया अब तो। सुनो, ये वापस से वही मॉडल, अब लास्ट आ चुका है, लास्ट रिजल्ट लिखते हैं, उसके बाद एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे इसके। ये क्या बनाया सर, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया बच्चा, ठीक है। अब आपने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवा दी, क्यों खपाच, अल्फा पार्टिकल आया लेकिन क्या पूरा क्रॉस कर पाया, नहीं कर पाया, यहाँ आके अटक गया, यहाँ आके अटक, बड़े जोश के साथ में आया था और यहाँ आके सारा जोश ठंडा पड़ गया, यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ के बाद ये वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। क्या पैच, यहाँ से लेके इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस R0, ठीक है, ये आप निकाल चुके हो। तो जो अगर यहाँ बात करूँ तो इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, अल्फा पार्टिकल किधर आ रहा है, आपकी तरफ, आपकी तरफ, इसकी तरफ, वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा सर, जिधर आ रहा है उधर ही होगा वेलोसिटी वेक्टर, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। क्लियर है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर, और अच्छा बताओ मैक्सिमम डेविएशन कहाँ होगा, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा अल्फा पार्टिकल होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी निकलेंगे नालायक, जो कहाँ टकराएंगे, एटम की सरफेस पे टकराएंगे। कहाँ टकराएंगे, एटम की सरफेस पे, एटम की सरफेस पे टकरा के ऐसे निकल लेंगे, याद है, हाँ, जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, निकल लिया ऐसे। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैक्सिमम डिस्टेंस वाले अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर और मैक्सिमम डेविएशन वाला अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर और मैक्सिमम डेविएशन वाला अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। उसने बोला इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला B इज इक्वल टू, कहाँ से आया कैसे आया उससे कोई लेना देना नहीं है, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर इंटू कोट थीटा बाई 2 की होल पावर 4। ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। कैसे, ऐसे कोट की पावर थीटा बाई 2। अब ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है, कैसे काम आने वाला है, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना सा लिखिए इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। यानी इन सभी कंक्लूजन के बाद में उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर देने के बारे में सोचा। पहले उन्होंने क्या करवाई, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, और स्कैटरिंग करवाने के बाद उन्हें लगा कि अब मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा वो मैं बताता हूँ, पहले आप इतना सा कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल के बारे में इन्होंने सोचा, किन्होंने, रदरफोर्ड, इन्होंने क्या देखा कि यार अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और वापस टिल्ट होके निकल रहे हैं, वापस अल्फा पार्टिकल गिराया, टिल्ट होके निकल गया। तो इन्होंने कुछ थ्योरी देखी, और फिर जब मैंने सेंटर पे करवाया तो सेंटर पे कोई जा ही नहीं रहा है, सीधा निकल रहे, ये क्या चक्कर है भाई। तो इन्होंने सबके बारे में सोचा। फिर इन्होंने जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में सोचा, और इन सब को सोच कर इन्होंने अपना खुद का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, अपना खुद का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। तो रदरफोर्ड्स, हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन्होंने सबके बारे में सोचा, ठीक है, ये बहुत अच्छे आदमी थे, सबके बारे में सोचते थे। इन्होंने क्या सोचा, पहली बात इन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा बच्चों कि, सुनना बात को, इन्होंने क्या सोचा कि एटम क्या बहुत बड़ा है ना, एटम एक बहुत बड़ा खाली स्पेयर है, होलो स्पेयर है, जैसा किसने सोचा था, थॉमसन ने भी यही सोचा था। बट इन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल स्पेयर है लेकिन
गोल है बिल्कुल, है ना, ऐसा कोई तरबूज की तरह नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पहला तो निकाला कि एटम इज एन होलो स्फीयर। एटम क्या है? इज एन अ होलो स्फीयर। एटम क्या है? होलो स्फीयर है। और इसका पूरा मास, जितना भी मास है, लगभग सारा मास यानी 99.95% मास, वो सब कहाँ है? इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। सोचो, सेंटर पर कंसंट्रेटेड यानी कि कहीं से अगर आपने बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल सेंटर में होल करके और उस मास को गायब कर दिया तो ये एटम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। एटम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मान लो आपने हाथ डाला, इस सेंटर वाले मास को बाहर निकाल लिया तो ये बिल्कुल एटम हल्का हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्होंने क्या सोचा कि एटम के अंदर कुछ भी मास नहीं है, या एटम का पूरा मास जो है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। किस पर कंसंट्रेटेड है? सेंटर पर। एंड इट्स मास, एंड पूरा, लगभग पूरा एग्जैक्ट पूरा नहीं, लगभग पूरा, एंड इट्स most of the mass and मास के साथ साथ जितना भी इसके अंदर चार्ज है, भाई चार्ज तो है, क्योंकि चार्ज के बारे में थॉमसन पहले ही बता चुका था कि इसके अंदर तरबूज के, जैसे तरबूज में सीड्स बिखरे हुए होते हैं, उसी तरीके से एटम में चार्ज बिखरे हुए थे। तो चार्ज का इनोवेशन पहले हो चुका था। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसके अंदर चार्ज भी है, लेकिन वो चार्ज भी मास के साथ साथ कहाँ है? सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हुए एक चीज़ बताई थी कि मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज क्या है? मास के साथ में। जहाँ मास जाएगा वहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ मास का होना जरूरी है। जहाँ चार्ज अवेलेबल है वहाँ मास का होना जरूरी है। तो उसने क्या कहा कि अगर सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है तो मोस्टली जितना भी चार्ज है वो भी कहाँ कंसंट्रेटेड होगा? सेंटर पे। तो एंड all of the charge mostly concentrated, दिख रहा है? कंसंट्रेटेड दिख रहा है, इतना चलता है। कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और इस सेंटर को इन्होंने क्या नाम दिया? एटॉमिक न्यूक्लियस। इन्होंने इस सेंटर को क्या नाम दिया? एंड इट्स नॉन एज, विच इज नॉन एज, ऐसे लिखते हैं, विच इज नॉन एज एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस। अभी तो अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जबकि इन्होंने क्या बोला था? एटॉमिक न्यूक्लियस बोला था। एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ से आपके बारे में आपको पता लगा न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में पता चला, लेकिन इस यहाँ पे एक नई टर्म आई, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा? लगभग जितना भी चार्ज है, जितना भी मास है, वो सब कहाँ है? कंसंट्रेटेड है टू द सेंटर। ठीक है? बीच का जो है होलो स्फीयर, ये पूरा क्या है? खाली है। ये पूरा क्या है? खाली है। जैसे आपका दिमाग, आपके फ्रेंड का दिमाग बिल्कुल खाली है ना, उसी तरीके से ये पूरा एटम भी क्या है? खाली है। ठीक है ना? दूसरी चीज इन्होंने और देखी कि न्यूक्लियस है ना, बहुत छोटा है। न्यूक्लियस साइज में बहुत छोटा है। अगर इस पूरे एटम का वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम ऑफ एटम, अगर इस पूरे एटम का वॉल्यूम मैं 1 मीटर क्यूब कंसिडर करूं, कितना? 1 मीटर क्यूब कंसिडर करूं, तो इस न्यूक्लियस बेचारे का वॉल्यूम कितना होगा मालूम है? इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा 10⁻⁻12 मीटर की, यानी 10⁻⁻12वां हिस्सा। सोच लो कितना कम है। अरे 10⁵ में लाख हो जाते हैं, ये तो 10⁻⁻12, बहुत छोटा। तो यानी कि सब दूसरी बात बोली कि एटम है बहुत बड़ा, न्यूक्लियस है बहुत छोटा, है ना?
तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज लगभग बराबर 10⁻⁻12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी एटम के वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 10⁻12वां भाग ये ऑक्यूपाई करता है। बाकी पूरा स्पेस क्या है? खाली है। बाकी पूरा स्पेस क्या है? खाली है। ठीक है। और अगर इस न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो इसकी साइज बिल्कुल छोटी, 1 फर्मी के बराबर। कितनी? 1 फर्मी के बराबर। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लगभग बराबर 1 फर्मी। सर ये 1 फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी का मतलब होता है बच्चा 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। ये तो देख लो कितना छोटा है। 10⁻⁻15 मीटर कितना छोटा हो गया ये। ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, फिर उन्होंने बाद में एक थ्योरी और दी कि जो सेंटर पर जो चार्ज है ना, जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पर जितना भी चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव। तो सब नेगेटिव कहाँ गया? तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जो एक खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, इस खाली स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। भाई आप लोगों का काम है, आप मान लो नेगेटिव चार्ज हो तो आप कहाँ चक्कर लगाओगे? किसके चारों ओर चक्कर लगाओगे? सर हम न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तीसरी स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास नहीं, जितनी भी खाली स्पेस दिख रही है ना आपको इसमें, इन द वैक्यूम या इन द एम्प्टी स्पेस, इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम, इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ एटम। कैसे चक्कर लगाता है? वे बिल्कुल ठीक वैसे चक्कर लगाता है जैसे आपका अर्थ लगाती है सन की तरफ। जितने भी अपना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स आपके सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा। सपोज करो बिल्कुल सन जो है उसको आप मान लो न्यूक्लियस, है ना। सन को क्या मान लो? बिल्कुल न्यूक्लियस मान लो। यानी ये पूरा जो थीम थी वो बिल्कुल आपके सोलर सिस्टम पे बेस्ड थी। सपोज करो पूरा होलो स्पेस है। क्या है? पूरा होलो स्पेस। अब वो पूरा होलो स्पेस क्या हो गया? एक तरीके से एटम। मतलब जहाँ जितना आप देख सकते हो पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया? एटम हो गया। अब जैसे एटम में खाली स्पेस है उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी खाली स्पेस है। और बिल्कुल सेंटर पर क्या है? न्यूक्लियस यानी सन। बिल्कुल सेंटर पर क्या है? न्यूक्लियस यानी कि सन। और उस सन की चारों ओर सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। वो सारे प्लैनेट किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रॉन की तरह। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सन। तो उसी तरीके से पूरे एटम में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? न्यूक्लियस। तो पूरा रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया वो किस पे बेस्ड था? आपके सोलर सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है। तो ये था आपके रदरफोर्ड की स्ट्रक्चर। अब बच्चों आप कितना ही अच्छा काम कर लो, ठीक है, लोग आपके काम में कमियां निकालते ही हैं। इसी तरीके से रदरफोर्ड ने इतने अच्छे से समझाया। उसके बाद भी एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उनका काम ही यही था, हर जगह उंगली करना, हर जगह वो कामों में कमियां निकालते थे। तो उन्होंने यहाँ भी कमी निकाल दी रदरफोर्ड के काम में। कैसे निकाली वो बात करते हैं, यहाँ तक कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, तो रदरफोर्ड ने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन उनकी कुछ कमियां आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो थी स्टेबिलिटी, यानी वो एटम की स्टेबिलिटी को, या न्यूक्लियस की मेन बात करें तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को या एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग तो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्लैनेट की तरह चक्कर लगाता रहता है। लेकिन आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अभी हमारे चैनल पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 चल रहे हैं हमारे चैनल पे।
ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का बस एक ही लेक्चर हुआ है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, वो आप खुद बोल रहे हो कि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, और अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी रेडिएटेड होनी चाहिए, यानी उसकी एनर्जी क्या होनी, बाहर निकलनी चाहिए। क्लियर है, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। अब सोचो, एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए यानी वो अपने अंदर से धीरे धीरे क्या कर रहा है, एनर्जी का लॉस कर रहा है। वो एनर्जी चाहे जहाँ जा रही है उसके बाद, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने अंदर में से एनर्जी का लॉस कर रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, अभी आप अच्छे खासे हो, ठीक है, अच्छे खासे हो मतलब बिल्कुल हेल्दी हो, नसी, आपके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपने क्या किया, एक पोल को पकड़ा, पोल डांस करते हैं ठीक है, पोल डांस करना नहीं है, पोल को पकड़ो, किसी भी पोल को। अब उस पोल को पकड़ के ऐसे गोल 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 घूमो, गोल गोल घूमोगे तो आपको थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को लॉस किया। तो इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, और न्यूक्लियस की एनर्जी तो फिक्स है। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उस ऊपर से भाई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस उसको पास बुलाएगा और पास बुलाएगा और पास बुलाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी गायब। अब एनर्जी नहीं है तो घूमना बंद, और घूमना बंद तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। समझ में आई। एक तो इलेक्ट्रॉन के पास वैसे ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो वैसे ही कर रहा है, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो एनर्जी बची हुई थी वो भी गायब होगी। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में जाना चाहिए। बाकी ऐसा होता नहीं है, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा उनका एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्पेक्ट्रम इस रदरफोर्ड ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उसका स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा गया तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो प्रैक्टिकली देखा गया तो वो स्पेक्ट्रम कैसा आया, लीनियर आया। स्पेक्ट्रम कैसा आया, लीनियर आया। अभी हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में वही पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम कैसा आया, लीनियर आया, तो वहाँ भी फेल हो गया। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कुडंट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। उन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने ये तो बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर जो खाली स्पेस है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें चक्कर लगा रहा है। लेकिन कैसे चक्कर लगा रहा है वो नहीं बताया। भाई न्यूक्लियस के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर धीरे धीरे कम होते गए, या फिर न्यूक्लियस के पास कम इलेक्ट्रॉन है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सही तरीके से व्यवस्थित हैं या अस्थायी तरह से व्यवस्थित हैं, रेंडमली बिखरे हुए हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने नहीं बताई। ये सारी चीज़ उन्होंने नहीं बताई। तो इस तरीके से उनका मॉडल यहाँ पे फेल हो गया। और ये काम किसने निकाला, ये कमियाँ निकालने का काम किसने किया, बोर्स ने, नील्स बोर ने ये काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया, इसको बोलते हैं हम नील्स बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एटम। उन्होंने किसको लिया, जैसे इन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को लिया, वैसे ही नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम को लेकर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया। वो देखते हैं। आज सिर्फ उसका बेसिक्स हम सीखेंगे, पूरा चैप्टर में हम नील्स बोर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे उनका स्पेक्ट्रा वगैरह वगैरह। तो आज भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके बच्चों, तो नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। तो नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया किसके बिहाफ पे, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए दिया था उन्होंने, हाइड्रोजन एटम के लिए दिया।
उन्होंने जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल कंसीडर किए, उन्होंने हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया। तो उन्होंने उसके लिए क्या बताया सुनो। पहली बात तो उन्होंने मतलब उन्होंने पोस्टुलेट दिए, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ थ्योरीज दी। 3 पोस्टुलेट दिए उन्होंने। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड बिल्कुल सही था, रदरफोर्ड बिल्कुल सही था अपनी जगह कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। इस बात में वो कन्विंस है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएशन होना चाहिए था, मतलब वो स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया। उन्होंने क्या कहा नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। उतने थे ना, कह दिया सब हंस सकते में आ गए कि यार ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को गलत साबित कर रहा है, भाई अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इन्होंने गलत साबित कर दी ये बात, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी गलत हो गई। तो उन्होंने सिर्फ इतना सच बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग रेडिएशन, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में रेडिएशन, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे होगा वो सब बताऊंगा। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या बोला कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन करते हुए का मोमेंटम भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने एनर्जी से रिलेटेड दिया, क्या कि सर्कुलर पाथ पर जब चल रहा है तब तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो सब जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो सब पीछे पड़ गए कि हमने रदरफोर्ड का मॉडल ही इसीलिए कैंसिल किया कि वो एनर्जी रेडिएशन को नहीं समझा पाए, और आप भी यही बात बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा लेकिन घूमते हुए नहीं करेगा, वो जंप करते हुए करेगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जब तक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है ना तब तक तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब कैसे सर, मतलब ऐसे देख, जगह कहाँ दिखाई दे रही है, ऐसे सुन। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उन्होंने ऐसे समझाई कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से चक्कर काट रहा है अलग अलग पाथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले मान ले इधर हायर ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना है। तो जैसे ही वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, यानी बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में जाएगा, क्लियर है, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में जाएगा चक्कर लगाने के लिए, तो उस दौरान जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी रेडिएट करेगा। क्लियर है, जब तक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी करेगा, एच न्यू। जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो फोटोन के एनर्जी के बराबर होगी। जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, फोटोन की फॉर्म में रेडिएट करेगा। तो फोटोन की एनर्जी कैसे होती है, एच न्यू। तो एक चक्कर का एक फोटोन, दो बार दो ऑर्बिट कंसिडर किए तो 2 फोटोन के बराबर एनर्जी करेगा। 3 ऑर्बिट जंप किए तो 3 फोटोन के बराबर एनर्जी रेडिएट करेगा, इस तरीके से। तो व्हेन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट देन एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दिस। कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, एच न्यू। ठीक है, और जब लोअर से हायर पे जाएगा, मान लो अंदर चक्कर लगा रहा है, अब उसे बाहर जाना है, तो अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाना है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। जंप लगाने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, सॉरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, जंप। तो ये थी बच्चों बोहर के मॉडल की बातें। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए, तीनों पोस्टुलेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बोहर के मॉडल को कुछ कमियाँ निकाल दी। तो बोहर के मॉडल में क्या कमियाँ निकाली वो देख लेते हैं आप। ओके बच्चों, मैंने आपको सारी जितनी भी ड्रॉबैक्स थी वो आपको लिख दिए है। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं, एक बार मैं हट जाता हूँ।
ठीक है। तो बच्चों इसकी ड्रॉबैक्स पहली तो है कि इन्होंने कौन सा एटम कंसीडर किया, हाइड्रोजन एटम, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितना भी ये जो बोहर मॉडल था, ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम को ही समझा पाया, उसके बाद वाले को नहीं समझा पाया। जैसे हाइड्रोजन 1 एटम, He+, उसमें भी एक लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Na+, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी एटम्स को समझा पाया, बाकी को नहीं समझा पाया। दूसरी बात कि इसमें भी उन्होंने ऑर्बिट सर्कुलर लिए। उन्होंने क्या लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन सुमरफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, तो जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में ना होके इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो इलिप्टिकल था। दूसरी कमी यहाँ होगी। तीसरी कि स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल लाइन तो इन्होंने बता दी, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी के बारे में ये नहीं बता पाए। चौथा पॉइंट, न्यूक्लियस वो टेकन स्टेशनरी। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है। जैसे अर्थ और मून लेते हैं, मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मून एज अ न्यूक्लियस ले लो और अर्थ एज अ न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं और मून एक इलेक्ट्रॉन। तो मून क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो मून जो अर्थ है, क्या अर्थ चुपचाप बैठी हुई है? नहीं, वो भी अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रही है। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगा रही है, जिसके कारण आपके दिन और रात हो रहे हैं। तो अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगा रही है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगा रही है और मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसी तरीके से न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसा काम है। तो न्यूक्लियस इन्होंने स्टेशनरी लिया, जबकि बाद में देखा गया कि न्यूक्लियस अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट होता रहता है। पांचवा, इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में फाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं दे पाए, वो भी। तीसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिट होगी। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो इतनी भी स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट अप हो जाती है। वो था जीमन इफेक्ट, उसे ये नहीं बता पाया। और अगर स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, वो था स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क नाम का साइंटिस्ट था, तो उन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट होती है। तो वो भी ये चीज़ नहीं बता पाए। ये सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइन का कंसेप्ट दिया इन्होंने, लेकिन ना तो उसका फाइनाइट स्ट्रक्चर बता पाए, ना उसकी स्प्लिटिंग बता पाए, ना उसकी इंटेंसिटी बता पाए। ये सारी चीज़ वो नहीं बता पाए, तो ये उनकी कमियाँ हो गई। अब बात करेंगे हम बोर्स मॉडल के बारे में और डीप में, जिसमें हम स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑर्बिट, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से आपके अपने प्यारे चैनल दैट इज़ PI राहुल। वापस से हम आप मुखड़ा देख पाओगे इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।